गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग मिले हैं RBTS 6 के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन लेने। केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करने से पहले हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलते हैं आज के केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करते हुए, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखें। दिया गया है Kc फॉर द x + y गिव्स 2z। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है, इसके लिए Kc की वैल्यू गिवन है 2 एट 25 डिग्री C। इफ द कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 5 लीटर कंटेन्स, वॉल्यूम दिया गया 5 लीटर, 5, 10 और 15 मोल ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री C सेम टेम्परेचर पे। द रिएक्शन सेल, कहते हैं कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर होगी। इसका मतलब है अगर मुझे डायरेक्शन जानना है तो मुझे QC निकालना पड़ेगा, और QC के लिए हम Z स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, आपको ये सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर मोलर वॉल्यूम आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है अपन वॉल्यूम करेंगे, तब जाके आपका आंसर आने वाला है। तो Z कितना दिया गया है जरा देखें। यहाँ पर X, Y, Z की वैल्यू दी गई, तो 15/5 वॉल्यूम स्क्वायर। उसके बाद x कितना दिया गया है, x दिया गया है 5, तो 5/5 वॉल्यूम के टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं, 10/5 ये आएगा। इसका मतलब है ये गया 3 टाइम्स, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, तो टोटल आपके पास आया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं 9/2, और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। ये आई QC की वैल्यू। तो हमने देखा कि QC की जो वैल्यू है वो ज्यादा है KC है 2, जबकि QC निकला है 4.2। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है KC से तो हमारी रिएक्शन किधर की ओर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगी। तो हमारी जो रिएक्शन है वो किधर की ओर प्रोसीड करेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होएगी। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H गिवन 74। किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दी गई है 74। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस, अगर हम कंटेनर के जो गिवन वॉल्यूम है उसको आधा कर दें, रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। आपसे न्यू Kc पूछा जा रहा है, कितना होगा। अब हम बात करें Kc की, तो Kc टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो आप वॉल्यूम कंटेनर का कुछ भी करिए, हमारा जो Kc होगा वो फिक्स्ड रहेगा, Kc चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है सिर्फ 74 ही रहने वाला है। आप वॉल्यूम को चाहे हाफ करिए, 1/3 करिए या 1/4 करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। दिया गया है एक रिएक्शन है जिसमें इनिशियल मोल आपको दिए गए हैं 3 मोल और हाइड्रोजन दिया गया है 6 मोल इनिशियली, है ना, और ये बना 0। बाद में कहते हैं एट इक्विलिब्रियम 64 ग्राम ऑफ N2H4 इज ऑब्टेन। इक्विलिब्रियम पे दिया गया, कहते हैं जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो 64 ग्राम का मतलब हो गया, अगर हम मॉलिक्यूलर मास जो कि 32 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मोल आ जाएंगे 2, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे कितना बना, 2 मोल। अच्छा, अब जरा हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि जब इसके 1 मोल थे और ये 2 मोल थे तो ये 0 बना। अब ये 2 मोल बन रहा है, तो बताइए कितना रहा होगा। भाई अगर हमें यहाँ पर 2 से 1 बन रहा है, या हमें 1 चाहिए 2, तो 2 के लिए मुझे चाहिए 4 मोल। तो 4 मोल खत्म हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 मोल लग गया, तो बचा कितना इसका, ये बचे होंगे 2 मोल। उसी तरह से यहाँ पर N2H4 2 मोल बना, तो 1 के लिए 1 चाहिए, तो 2 के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए होंगे, और दिए कितने थे इनिशियली, 3, मतलब अब कितना बचा, 1 मोल बचा है। तो मेरे पास वॉल्यूम्स आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे Kc निकाल लेना है। तो Kc के लिए क्या रखेंगे आप, Kc के लिए अब देखिए कैलकुलेट करेंगे क्या क्या चीज रखेंगे। आप रखे हैं 2 मोल अपॉन 1 इज टू 2 का ट्वाइस, तो 2/1, 2 into 2, ये आ जाएगा आपका 1/2 या फिर 0.5। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 0.5 विल बी द आंसर।
नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ I2 गैसियस से ये बन रहा है 2I। अच्छा, मतलब ये एक तरह से A से 2B बन रहा है ना। इसके लिए फॉर्मूला है आपका Kp इज इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है Kp की वैल्यू इज गिवन कितना, 4 एटमॉस्फेयर दिया गया है, अल्फा है हाफ कर दिया, 50% का मतलब है मान लेते हैं 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू पी टोटल हमें निकालना है, राइट। पी टोटल हमें निकालना है, तो यहां से आप देखिए सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1/4, ये तो कट गया पूरा बेटा, 1 अपॉन 1/4 इंटू पी टोटल, ये हो गया ऊपर की वैल्यू 1 एंड ये हो गई 3/4 पी टोटल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/4 पी टोटल। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 4 इज इक्वल्स टू 4/3, यहां पर ऊपर 4/3 पी टोटल, तो 4/3 पी टोटल, ये कट जाएगा तो पी टोटल आ जाएगा हमारा 3 एटमॉस्फेयर। देखिए यहां पर ये आ जाएगा 3 एटमॉस्फेयर के बराबर, तो आंसर आएगा हमारा सेकंड वाला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले से लगा सकते हैं। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हमारा जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो थर्ड विल बी द आंसर, थ्योरेटिकल था। कहते हैं कि इन वाटर मॉलिक्यूल मासेस ऑफ HNO आर 2 ग्राम एंड 16 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम एंड 16 ग्राम मतलब 1:8 के रेशियो में लिया गया है। इन हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हम वाटर की बात करें तो ये 1:8 है, अगर हम H2O2 की बात करें तो यही हो जा रहा है 1:16। कहते हैं ये किसको बताता है, कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स्ड है और दूसरे का वॉल्यूम, अगर दूसरे का परसेंटेज रेशियो बदल रहा है तो ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जो रूल है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के है। क्वेश्चन नंबर 57 कहते हैं मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बट मोलैलिटी डज नॉट। बिल्कुल ठीक है, हम ये जानते हैं कॉन्सेप्ट कि जो टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। मोलैरिटी की बात करें, मोल अपॉन लीटर, तो वॉल्यूम आया यहाँ पर, तो मोलैरिटी तो टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से अफेक्ट होएगी, लेकिन मोलैलिटी की बात करें तो मोलर अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो केजी, यहाँ पर मोलैलिटी में वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो असर्शन तो एकदम ठीक है। रीजन देखते हैं क्या देते हैं, कहते हैं मोलैरिटी इज वॉल्यूम बेस्ड विच चेंज विद टेम्परेचर वाइज मोलैरिटी इज मास बेस्ड, जैसे मैंने अभी बात की। इसका मतलब है असर्शन रीजन दोनों सही है एंड जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो फोर्थ के साथ जाएंगे। फिर एक मिक्सिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आपसे लिखा गया है कि 25 ml of 3 molar HNO3 are mixed with 75 of 4 molar HNO3 if the volume are additive the molarity of final mixture। तो मुझे पता है कि M मिक्सचर क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम। अब यहां पर बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। M1 कितना है, M1 है हमारा 3 इंटू 25 ml प्लस 4 इंटू 75 ml, टोटल वॉल्यूम हो गया हमारा 25 प्लस 75 ml मतलब 100 हो गया। यहां पर देखते हैं टोटल करके। अब यहां पर ये हो गया 25 टाइम्स और ये हो गया 300 अपॉन 100, 375 अपॉन 100 या फिर 3.75। जो हमारा मोलैरिटी आ रही है मिक्सिंग की वो आएगी 3.75, पूरा है यहाँ पर। तो 3.75 के साथ हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे।
लिखा है if x molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.4 then the value of x is mole fraction और यहाँ पर मोलैलिटी का रिलेशन आपने बताना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन आपने बताया है कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स है इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि MB सोल्यूट। तो x से कितना दिया गया है 0.4 इंटू 1000, यहां पर 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा इंटू बेंजीन का मास 78, ये आएगा आपका 78। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम, 2 ये आ गया 3, ये हो जाएगा 2000 अपॉन नीचे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 234। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.51 के आसपास के 8.54 के आसपास की इसकी वैल्यू आएगी। तो हम जाएंगे अपने सेकेंड ऑप्शन के साथ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फिर से ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट बाई वेट का फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। कितना दिया गया वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम। अब वेट ऑफ सोल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा 20 ग्राम तो सोल्यूट था और 60 ग्राम सॉल्वेंट है, तो ये हो जाएगा 100। तो 20 अपॉन 80 इंटू 100। सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर देखें तो 4 टाइम्स ये गया एंड ये हो जाएगा 25%। तो थर्ड विल बी द आंसर। 60 में जाएंगे हम थर्ड ऑप्शन के साथ। For a given principal energy n is equals to 4, the energy of its subcell is of the order, एनर्जी का ऑर्डर n is equals to 4। अच्छा n is equals to अगर 4 है तो कौन कौन सी सबसेल होंगी 4s, 4p, 4d एंड 4f। आप चाहो तो n प्लस l के हिसाब से बता सकते हो, ये एनर्जी को बताएंगे। जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा उनके लिए एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3। इसका मतलब ये जो लिखा है वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही लिखा है। तो हम जाएंगे 61 के सेकेंड ऑप्शन के साथ SPDF। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। हमें दिया गया है कि 4f ऑर्बिटल के लिए सारी क्वांटम नंबर्स हमें बतानी है। तो 4f हमें पता है बेटा कि जो ये आगे के जो नंबर्स होते हैं वो n बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 4। और SPDF क्या बताता है, सबसेल बताते हैं, मतलब ये बताते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और S के लिए कितना होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। इसका मतलब है L की वैल्यू 3। अब यहाँ मैच करो, N3 यहीं से गलत हो गया क्योंकि N4 है। अच्छा चलो N4 L3 नहीं बेटा, N यहाँ पर 3 होना चाहिए L। यहां देखते हैं n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 3। m की कोई वैल्यू हो सकती है -1 से लेके -3 से लेके +3 की कोई भी वैल्यू, तो ठीक है ये, तो ये करेक्ट सेट है। चलो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। n 4 है, l 3 है, बट देखो m कितना हो गया 4, जबकि m की वैल्यू -3 से लेके 0, 0 से लेके +3 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो थर्ड ऑप्शन। The de Broglie wavelength associated with a ball of mass 1 kg having kinetic energy 0.5 joule each। अब डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ पूछा गया तो वेवलेंथ इज h अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 √2। अब अच्छा मास यहाँ पर देखो SI यूनिट में ली गई है जूल, तो यहाँ पर मास भी क्या हो जाएगा 1 हमने रखा, इंटू काइनेटिक एनर्जी भी हमारा है
0.5 को 1/2 कर सकते हैं, है ना, 1/2 कर दो, ये खत्म। मतलब इधर वाला पूरा कितना बचा, नीचे 1, तो कितना बचा, सिर्फ 6.6 × 10⁻34 मीटर, जितना हमारा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हम आ जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ए इज मैच विद सेकेंड। अगर आप पूरा ना भी करो तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। कहते हैं डी ब्रोगली जो है वो फोटॉन से रिलेटेड है, फोटॉन का दोनों नेचर बताया। एंगुलर मोमेंटम की तो वैल्यू यही होती है mvr। तो थर्ड, तो मामर सीरीज लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है विजिबल रेंज के लिए। हम जाएंगे अपनी मैचिंग सेकेंड के साथ। विच एटम हैज नेगेटिव फॉर्मल चार्ज इन CH3Nc। अच्छा, हम यहाँ पर CH3Nc की बात करें तो देखो CH3Nc हम जानते हैं कि ये दो बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ट्रीट करते हैं। तो CH3, और जब कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ट्रीट करते हैं तो इस पे आता है प्लस और ये आता है माइनस। तो कहते हैं उल्टा उल्टा उल्टा, NC है NC, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और जब हम इसको सिंगल बॉन्ड जैसा करेंगे तो ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस की तरह ट्रेड। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आया, कार्बन के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा वो किसके ऊपर आएगा, कार्बन के चार्ज। नंबर ऑफ आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन NH4OH। NH4OH तो हमें पता है NH4OH में ये पॉजिटिव एंड OH माइनस, ये 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले क्या पूछा गया, आयोनिक पूछा गया, तो एक आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 4 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 1 है। तो पहले ऑप्शन के साथ ही चले जाएंगे। The magnitude of the lattice enthalpy of a solid increases। कहते हैं कि अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा लैटिस एनर्जी की बात करें Q1 Q2 अपॉन R, है ना, Q1 Q2 अपॉन R। हम अगर लैटिस एनर्जी की बात करेंगे, R² कर लीजिए, तो हम जानते हैं साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो 67 के लिए बेटर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। हाँ, 67 इज गोज विद ऑप्शन नंबर सेकेंड कि लैटिस एनर्जी के लिए बढ़िया लैटिस एनर्जी कब होगी मैग्नीट्यूड, जब हमारा आयंस के साइज, आयन चाहे कैटायन हो या एनायन, आयन के साइज जब छोटे होंगे तो लैटिस एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। कहते हैं PO3 माइनस आयन। तो PO3 की बात करें तो ये देखिए ये 3 चार्ज ऐसे होते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन एटम, ईच ऑक्सीजन एटम कितना चार्ज, तो चार्ज कितना है -3, है ना, और ऑक्सीजन एटम कितने टोटल 4। इसका मतलब है कि टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव का -3 है तो -0.75। अब हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए टोटल यहां बॉन्ड कितने हैं 5, और यहां पर PO के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, यहां पर PO बॉन्ड पूछ रहा है तो ये आ जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा 1.25। तो आएगा थर्ड ऑप्शन। 68 क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, PO के बीच का। 69 इन विच कन्वर्जन्स बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। चलो देख लेते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल, जैसे N2 है तो 3, N2 प्लस के लिए 2.5 मतलब घट रहा है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घट रहा है, तो लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। हमसे पूछ रहा है डिक्रीज। N2 फिर से 3 से गया, N2 माइनस के लिए भी 2.5, सेम चीजें आ जाएंगी। CO के लिए 3 बेटा जी, और यहाँ पर 3.5 होता है CO प्लस के केस में, है ना, एक्सेप्शनल केस की तरह पढ़ते हैं आप। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। यही पूछा गया, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है। लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं O2 में कितना है, यहाँ पर 2,
और 2 से जा रहा है ये 1.5, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो एक ही है जिसमें डिक्रीज कर रही है, वो है थर्ड ऑप्शन में, जब हम CO से CO प्लस की ओर जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट। ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ओवरलैपिंग इनकरेक्ट है। चलो देखें, कहते हैं 2py एंड 2py। मान लेते हैं कि हमने ये z एक्सिस मान ली, यहां पर बेटा जी ये y और यहां पर भी ये y एक्सिस, इसका मतलब है यहां पर तो पाई बॉन्ड बनाएगा, बात सही है, पहला वाला ठीक है ओवरलैपिंग। फिर कहते हैं 2px एंड 2px क्या सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आपसे कह रहा है 2px, नहीं बेटा जी, अगर हमने z एक्सिस मान ली, ये हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस है z, तो x भी पैरेलल होता है, तो x भी क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ सिग्मा है, मतलब ये गलत है। फिर आए 3dxy एंड 3dxy, कहते सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पर भी गलत है बेटा जी। अगर हम देखें यहां पर तो 3dxy की बात करें तो ये ऐसे, ये ऐसे 3dxy। अगर हम 3dxy की बात करें तो ये भी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग में देगा, पाई बॉन्ड। अगर z एक्सिस माने तो ये दोनों पाई बॉन्ड ओवरलैप करेंगे, तो थर्ड वाला भी हमारा इनकरेक्ट है। यहां पर 2s एंड 2पाई, बेटा जी यहां पर जीरो ओवरलैपिंग का केस है ना, जीरो ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैप करेंगे नहीं। फिर आते हैं 3dxy एंड 3dxy। डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यस, अगर 3dxy मतलब 3 तो छोड़ दो, dxy अगर ओवरलैप कर रहा है तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये बात सही है। अच्छा, तो फोर्थ भी हमारा गलत था, यहाँ पर पाई बता रहा है जबकि जीरो ओवरलैपिंग का केस है ये। फिर आते हैं 2pz एंड 2pz, बिल्कुल ठीक है। 2pz का मतलब हो गया कि z अगर हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस ली है तो ये कैसे करेंगे, यहां पर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो कौन कौन से गलत है, एक तो ये गलत है, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए कहां पर आंसर दिया गया आपका, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत एंड फोर्थ भी गलत। हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। कहते हैं SbF5 रिएक्ट विथ XeF4 एंड XeF6 टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। क्या क्या बना, ये आयोनिक कंपाउंड्स बने और दूसरे में आपके वो आयोनिक कंपाउंड। तो आपसे पूछ रहा है, अच्छा इतना बड़े क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन सिंपल सा आपको बताना है XeF3 का शेप, XeF3 प्लस का शेप बताना है, और दूसरा आपको बताना है XeF5 प्लस का शेप। इतनी बड़े क्वेश्चन में बस इतना बताना है आपको। तो देखो जैसे हम करते हैं, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम हमारा हो गया जिनन, जिनन है 8, 3, 10, ये हो गया 10/2 मतलब कि 5 sp3d और विद 2 लोन पेयर्स। भाई एक्सी है, सिर्फ 3 ही फ्लोरीन गए हैं, 2 लोन पेयर बचेंगे, इसका मतलब है ये हो जाएगा टी शेप, sp3d विद 2 लोन पेयर हो गया 2 शेप, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर देखें तो हाफ सेंट्रल एटम हो गया हमारा 8 + 5 - 1 मतलब कि फिर से आ गया 10/2, ये आ गया 5, 5 का मतलब sp3d। लेकिन अब यहां पर लोन पेयर ना ना ना, यहां पर नहीं, यहां पर गलत, यहां पर प्लस होंगी चीजें, 6 4 10 ये प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 12/, यहां पर आप देखेंगे ये आ रहा है XeF5 प्लस, ये बेटा जी जाएगा हमारा sp3d2, है ना, sp3d2 जाएगा विद 1 लोन पेयर, ये जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल जाएगा, प्लस है, यहां पर चीजें माइनस होंगी, हम लोग बिल्कुल सही कर रहे थे, अगर हमारा प्लस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हाफ 8 + 5 - 1, ये सही है, ठीक है। तो 12/2 6 आ जाएगा।
तो मेरे पास क्वेश्चन था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा, ये रहा हमारा, आएगा बेंड शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल से। फिर करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। पहला है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपने देखा कि सबसे ज्यादा है सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड लिथियम, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर है ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, उसके बाद सोडियम, सीजियम क्लोराइड, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ऑर्डर है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की बात करें तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक है। फिर से लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पर देखें तो +1 +2 +3 है ना, हमारे चार्जेस तो बढ़ रहे हैं, तो चार्जेस के बढ़ने से क्या होना चाहिए था, लैटिस एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ घटता हुआ क्रम दिख रहा है आपको। फिर आते हैं चूज द करेक्ट कोड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द sp, sp3, sp2। कह रहे हैं इनके लिए क्या सही है। अगर हम बात करें sp, अच्छा यहाँ पर उल्टा दिया है, sp3 को सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp, ये तो क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है sp के लिए, तो ये उल्टा होना चाहिए, sp के लिए देन sp2 देन sp3, ये होना चाहिए, मतलब कि ये गलत है। बॉन्ड एंगल भी सेम क्रम में होना चाहिए, क्योंकि 180 फिर 120 देन 109, ये होना चाहिए, जबकि ये गलत है। फिर आते हैं साइज, हाँ साइज के बारे में ये ऑर्डर ठीक है, एंड यस एनर्जी लेवल्स के बारे में भी ये ठीक है। तो 2 सही है 2 गलत। आपसे पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट, तो करेक्ट होगा सिर्फ हमारा 3rd एंड 4th। हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सेकेंड ऑप्शन, सेलेक्ट पेयर ऑफ द कंपाउंड इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सिमिलर शेप। तो यहाँ पर हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट हो बट शेप सिमिलर हो, तो हम जाते हैं, हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम इसको चेक करते हैं, आप ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे हमने बात की ICl2-, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 7 + 2 + 1, ये आ जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब हो गया sp3d। ठीक, अब हम लोन पेयर की बात करें, अगर हम यहां पर बात करें sp3d, तो यहां पर आपके टोटल 3 लोन पेयर्स रहेंगे। 3 लोन पेयर का मतलब हो गया लीनियर ज्योमेट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें BeCl2 बेटा जी sp विद 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा sp में, तो लीनियर। तो हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट थे, बस इनका जो शेप आ रहा है वो सिमिलर है। इसी तरह से आप सभी चेक करेंगे तो किसी में हाइब्रिडाइजेशन सेम है या फिर किसी में हमारी ज्योमेट्री डिफरेंट है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इज एडेड टू द प्योर वाटर इट्स pH अंडरगोज अ चेंज। बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाएं अगर वाटर में, प्योर वाटर में, तो हमारा pH भी चेंज होगा, बात सही है। दूसरा है एडिशन ऑफ एसिड और बेस इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। बेटा ये बात गलत है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर को ये इंक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब 1 तो करेक्ट है बट सेकंड करेक्ट नहीं है, और इस ऑप्शन में हमें मिल रहा है सेकंड ऑप्शन। तो 51 से 75 आसान सा पेपर था, आसान से क्वेश्चन थे, मॉडल पेपर था आपका। 76 ऑनवर्ड्स आप करेंगे शिल्पा मैम के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है RBTS 06, यानी कि 6th पेपर है आपका। और इसमें जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन के 51 to 75 आप सभी को कोमल मैम ने डिस्कस कराए हैं। आफ्टर दैट 76 to 100 का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन का डिस्कशन 76 नंबर के क्वेश्चन से। पढ़िए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ बोला जा रहा है अ प्रेसिपिटेट
will be obtained on mixing equal volume of which of the following solutions, यानी कि दो सॉल्यूशन हैं जिनके इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया जा रहा है और उससे प्रेसिपिटेट हमें एक मिल रहा है, ठीक है, उससे एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है और जिसके लिए KSP की वैल्यू ये दे रखी है। अब यहाँ पर बोला गया कितने मोलर यहाँ पर इनको मिक्स किया गया है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पर डेटा पूछा गया है कि किनको हम मिक्स कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। तो अगर याद करो आप एक कंसेप्ट, प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है, किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है। AgCl कब प्रेसिपिटेट देगा, जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो जब हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के या फिर हम यहाँ पर बात करें कि जो इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है ना लाइन, इक्वल वॉल्यूम के जो हमारे सॉल्यूशन है उनको जब मिक्स कर रहे हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। चलो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 Ag के लिए। Cl के लिए देखें तो यहाँ पर 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2। अब इनको अगर आप सॉल्व करके देखो और इनकी वैल्यू KSP की वैल्यू से, KSP कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻10, इससे ज्यादा आ जाती है, इट मीन्स कि प्रेसिपिटेट हमें इस वाले डेटा से ही मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे जल्दी से सॉल्व करो, क्या बन गया ये 10⁻2 और -4 डिवाइड बाई 2, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो समथिंग, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू, पावर की अगर हम बात कर ले डायरेक्टली तो 10⁻⁻8 समथिंग मिलेगी। अभी ये डेटा छोड़ देते हैं, अगर डायरेक्ट पावर की बात करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10⁻⁻8, 0.25 समथिंग आएगी, 0.25। अब इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो 2.5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक। अब देखो ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है और ये KSP की वैल्यू है, कंपेयर कर लो, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, ठीक है। तो अगर देखो 10⁻⁻9 है, ये 10⁻10 है, ठीक। तो यहाँ पर ये ज्यादा है ना, इससे भी देख सकते हो, पावर से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहीं से ही हमें पता चल गया कि AgCl का प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक फर्स्ट ये है कब प्रेसिपिटेट बनेगा, दूसरा जब हम इक्वल वॉल्यूम के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इस डेटा का यूज करके आप KSP की वैल्यू से आयनिक जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंपेयर कर सकते हो। समझ आया इतना? चलो तो आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। नेक्स्ट 77 ये कह रहा है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 1.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन की बात हुई है किसके, एसीटोन के, इन द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर एंड 2.9 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पता है किसके मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बोल रहा है, एसीटोन के। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन या सॉल्यूट बोल सकते हैं इसे, ठीक है, एसीटोन, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं इसे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल अब हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, सबसे पहले एसीटोन का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए यहाँ पर एसीटोन लिख दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पर 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास। कैसे फाइंड आउट करोगे, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। ठीक, अब यहाँ पर इसे काउंट कर लो, 3 C है यानी कि 12 या 36, 36 प्लस 6 और O कितना है यहाँ पर देखोगे तो 16 और ये कितना 58, कितना आ गया
58 आ गया। कितना आ गया? 58। तो डिवाइड कर दो यहाँ पर। जब आप डिवाइड करोगे 2.9 का किसमें? 58 में, तो आपको 0.05 समथिंग यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह मोल ऑफ वाटर निकाल लो, क्योंकि वाटर भी दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पर? 1.8 ग्राम दे रखा है। डिवाइड बाई 18 हो जाता है ये। ठीक, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। कितना हो गया? 1/10 यानी कि 0.1 मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब दोनों के मोल्स पता हो गए। जस्ट जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन है इस फॉर्मूले में रख दो। क्या होता है एसीटोन के लिए? यहाँ पर हो जाएगा 0.05 अपॉन में क्या आ जाएगा? 0.1 प्लस 0.05। बस अब आप इसे क्या करोगे? सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। करो भाई, फटाफट सॉल्व करो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0.05 और ये क्या है? 0.15 बन गया है ना। देखो 15 बन गया। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो। कितना आ गया? 1/3। 1/3 आ रहा ना। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 1/3 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया इतना? सभी को क्लियर है? यानी कि ये ऑप्शंस फिर गलत होते हैं। डन? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम 50 ml ऑफ NaOH की बात करें यहाँ पर, ठीक है, 50 ml NaOH लिया जा रहा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें m/10 है, और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किसके साथ? 50 ml ऑफ m/10 एसिटिक एसिड के साथ। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो एक कंपाउंड देते हैं X, कोई कंपाउंड मिला X, पूछ रहे हैं कि उस कंपाउंड X की pH क्या होगी, ये आपको डिफाइन करनी है, बतानी है। सबसे पहले NaOH प्लस एसिटिक एसिड, ठीक। अब देखो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? वीक एसिड है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम डायरेक्टली भी इसका आंसर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? देखो, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग जो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक। अब देखो कैसे यहाँ पर रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा यहाँ पर रिएक्शन में? CH3COONA प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बताओ, जब ये स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्ट भी सबसे ज्यादा इसका होगा, इसका मतलब बेसिक। अब बेसिक का मतलब है pH विल बी व्हाट? pH विल बी ग्रेटर देन 7। यहां से भी तो डिफाइन कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। तो इतना क्लियर हुआ, तो आंसर क्या हो गया? pH क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। अच्छा, अब इसको एक तरह से और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर इनके मिनी इक्विवेलेंट निकालोगे, ठीक, तो मिनी इक्विवेलेंट निकालने के लिए m/10 इसका भी दे रखा है, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया, इसका 0 है अभी। अब देखो ये तो कट गया, जब ये कटा तो यहाँ पर ये 5 बन गया ना, ये 5 बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनी इक्विवेलेंट के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इनका आयनिक हाइड्रोलिसिस कराया गया तो क्या मिला हमें? pH, इसकी ओवरऑल pH क्या मिली? ग्रेटर देन 7 मिली। तो डायरेक्टली भी आप थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करके भी बता सकते हो। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया इस क्वेश्चन का आंसर? यानी कि 78 क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 79 नंबर का क्वेश्चन देखो, यानी कि 78 का सेकेंड, ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन और टॉयलिन के जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दोनों क्या है? दोनों एक तरह से बोला जा रहा है इज एन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉयलिन इज अ आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है रीजन, बेंजीन एंड टॉयलिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। ये तो गलत हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका रीजन दे रहा है, इस वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, अब ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर बेंजीन और टॉयलिन की बात करो तो सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इट कैन बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन।
और दूसरी चीज अगर यहाँ पर हम बोलना चाहें, जब दोनों मिक्स करते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन फोर्स होती है, वो चेंज नहीं हो रही होती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह का आइडियल सॉल्यूशन है, एक तरह का क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये तो राइट है, ये तो ट्रू है, बट रीजन क्या है, बेंजीन एंड टाइलिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, नो, गलत है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज रॉन्ग। अब देखो कहां पर है ये आंसर, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ NH4OH सॉल्यूशन फाउंड टू बी 0.6 ग्राम पर ml, इट कंटेन्स 35% बाय मास ऑफ NH4OH, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें NH4OH कंटेन क्या कर रहा है, मास कितना मास कंटेन कर रहा है, 35% कंटेन कर रहा है, जहां पर आपको डेंसिटी कितनी पता चली है, 0.6 ग्राम पर ml। अब देखो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी से वॉल्यूम फाइंड आउट करें, मास हमें पता है 100 मान लेते हैं, जिसमें से 35 तो ये कंटेन कर रहा है, अपॉन वॉल्यूम पता करना है, डेंसिटी की वैल्यू रख दो फटाफट, डेंसिटी क्या है 0.6। ठीक, तो वॉल्यूम क्या आ गया, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया 100/0.6। ठीक, यहाँ से वॉल्यूम पता चल गया, इतना क्लियर हुआ। अब देखो वॉल्यूम जब हमें पता चल गया यहाँ से, तो क्या हम मास ऑफ NH4OH की अब बात करें, मास ऑफ NH4OH की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 35 दे रखा है, अपॉन में 35 इंटू 100। ठीक, कितना आ गया, सॉरी 100 इंटू 100, तो कितना आ गया 35 ग्राम आ गया, मास कितना आ गया 35 ग्राम। अब मोल्स के नंबर निकाल लो, मोल्स के नंबर कैसे निकालोगे, 35 गिवन और 35 ये हो गया, तो नंबर ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया, नंबर ऑफ मोल इज 1। ठीक, नंबर ऑफ मोल पता चल गया, मोलैरिटी फाइंड आउट करो जल्दी से, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला 1 रखा, अपॉन में कितना आ गया 100/0.6। अब देखो इसको हमें लीटर में भी तो कन्वर्ट करना होता है, तो इंटू 1000 कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, मोलैरिटी बताओ कितनी आई, अपॉन में जब हमने इसमें क्या किया इंटू 1000 कर दिया, तो कैसे होगा जल्दी से बताओ, 100/0.6, ये तो वॉल्यूम रखा है, वॉल्यूम को लीटर में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कुछ, अगर देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 6, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 6। अब ये बताओ एक चीज कि जो NH4OH है वो तो बेस है, ठीक, ये क्या है, बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1 हो गई, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 6, एसिडिटी कितनी हो गई 1, यानी कि 6N इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 आ गई, नॉर्मेलिटी क्या आ गई इसकी 6 आ गई, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, और सॉल्यूट A undergoes association in a medium as Na से AN, the degree of association of, यहाँ पर अल्फा की दे रखी है कितनी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, देन वांट ऑफ फैक्टर में बी गिवन एज, यानी कि आई पूछा जा रहा है, क्या होगा इसके लिए। ठीक, रिएक्शन देखो क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये इस तरह की रिएक्शन हो रही है। अब इसके लिए पूछा गया है कि अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, एसोसिएशन की बात हो रही है, तो जब एसोसिएशन की बात होती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम t = 0 पर देखें तो ये कितना है, अभी ये हमारा अगर हम बात करें तो 1 है, ठीक है, और ये अभी बना ही नहीं, तो 1 और ये 0। अब अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी कि एसोसिएशन हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है आफ्टर सम टाइम। ठीक, एसोसिएशन हुआ यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पर बन गया α/n। ठीक, और यहाँ पर ये क्या बन गया, α-1/n। ठीक, 1 - α बन गया, कितना बन गया, 1 - α बन गया। ठीक, एसोसिएशन के लिए पूछा जा रहा है, तो क्या अब हम आई निकाल सकते हैं,
आई क्या कहता है, आई कहता है यहाँ पर फॉर्मूले से कि जब डिसोसिएशन हो रहा है उसके बाद के जो हमारे पार्टिकल हैं, ठीक, यहाँ पर एसोसिएशन यूज कर लो, क्या है अगर देखा जाए तो 1 माइनस अल्फा है और क्या है अल्फा बाई एन है, प्लस क्या है अल्फा बाई एन है, अपॉन कह रहा है इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था 1 था तो 1 रख दिया, ठीक, तो यानी कि आई क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया है कितना होगा इसके लिए, ठीक, तो ऑप्शन मैच कर लो, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही है जो राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 82 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, जिसके लिए KF की वैल्यू क्या दे रखी है 1.86, ठीक, आप देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है KF इंटू मोलैलिटी, KF कितना दे रखा है 1.86 दे रखा है, इंटू मोलैलिटी कितनी है यहाँ पर 0.05, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपको मिलेगी 0.093 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो इसे माइनस कर दें, 0.093 तो कितना आ गया माइनस का 0.093 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। समझ आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 83। देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, इन अ कंपाउंड कार्बन इज 40% एंड हाइड्रोजन इज 6.6%, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, देखो कार्बन कितना दे रखा है 40% दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 6.6% दे रखा है, 6%, बची हुई क्वांटिटी ऑक्सीजन की हो गई तो कितनी हो जाएगी, इसे प्लस कर दो और माइनस कर दो 100 में से तो 53 समथिंग आ रहा होगा, 53.4%, ठीक। अब इतना हमें पता हो गया, सबसे पहले क्या करो, ये जो परसेंटेज वैल्यू इन्हें ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने चार्ट पढ़ रखा है CHO किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये 40 ग्राम मान लो, इसे 6.6 ग्राम मान लो, ठीक है, और इसे क्या मान लो 53.4 मान लो, ठीक। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दो, इनके मोलर मास है तो 40/12, 6.66/1, इसका आ गया 53.4/16, ठीक है, इस तरह से कर लोगे। अब जब यहाँ पर वैल्यूज जो आएंगी वो आएगी इसकी 3.33 समथिंग आएगी, ये तो एज इट इज आ जाएगी। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 3 ठीक, 16 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3.33। अब हमें पता है जो स्मॉलेस्ट होता है उससे सब में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ठीक, फिर 6.66 डिवाइड बाय 3.33 और इसके लिए क्या आ जाएगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ठीक, डिवाइड करो इसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि कार्बन 1 होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 2 होंगे, H2 कर दो, O भी 1 होगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH2O, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। समझ आया? चलो नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो इज 1:4 वेट बाय वेट, ठीक है। ये बोल रहा है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर, यानी कि इनका मोलर रेशियो क्या होगा इस मिक्सचर में आपको बताना है। तो अगर हम H2 की बात करें 1 दे रखा है, अगर मोल्स ऑफ H2 की बात करें, ठीक, तो हमें पता है इसका 1 दे रखा है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक के लिए यहाँ पर 2 है, 1 दे रखा है ना, तो 2 हो जाएगा, इसके लिए 2 है हाइड्रोजन, ठीक। अब मोल ऑफ O2 की अगर बात करोगे तो कितना है, अगर हम ग्राम की बात करें कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और होगा कितना यहाँ पर 32। अब मोलर रेशियो इनका अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं,
इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 32/4, ये बन जाएगा आपका 32 डिवाइड बाय 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये 8 और ये 32, 4:1, ये आएगा राइट आंसर। 4:1 देखो क्या है, फिर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 4:1 हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, यानी कि वेवलेंथ दे रखी है इतने मीटर है, जिसके लिए प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, और क्या पूछा है, मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन, फोटोन का मोमेंटम पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। लैम्डा कितना दे रखा है यहाँ पर 2.0 इंटू 10 टू द पावर -11, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, अपॉन में मोमेंटम आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल डिवाइड कर दो, यहाँ पर सिंपल डिवाइड करोगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय 2.0 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक, करो डिवाइड, बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी जब आप डिवाइड करोगे, तो 3.3 समथिंग बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 11। अब देखो 3.3 के लिए दो वैल्यूज है, हमें ये वैल्यू ही डिसाइड करके बतानी है। तो 34 में से 11 को घटा दो, कितना बचा, 33 इंटू यहाँ पर कितना 23 बच जाएगा, माइनस का 23। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो आंसर नंबर 1, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है यहाँ पर 86, ये बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 1020 torr, a solution of 0.1 molar concentration has vapor pressure of 1000 torr. What is the molecular weight of the solvent? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर पूछा गया है। अब अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करें, अगर P0 माइनस PS अपॉन PS, अब आपको पता है यहाँ पर क्या यूज होता है, अगर हम यहाँ फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया, अच्छा पूछा गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पर सॉल्वेंट का पूछा गया है। तो सॉल्वेंट का अगर लिखेंगे, यानी कि इसे W इस तरह से लिख सकते हैं, N सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक, ये पूछा गया है। अब क्या करोगे यहाँ पर, अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करोगे, अगर इसी फॉर्मूले में सेम रखोगे तो ये देखो 120 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, डायरेक्ट ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लो तो कितना बचा, 20 बचा अपॉन में। ठीक, ये 20 कैसे आया, 1020 में से घटा दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना है 1000 दे रखा है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर W, अगर हम यहाँ पर W देखें, यानी कि W फाइंड आउट करना है तो 0.1 मोलर दे रखा है। ठीक, अपॉन सॉल्वेंट की बात करी गई है, सॉल्वेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये हो गया 1000 मोलैलिटी के लिए, और W यहाँ पर सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट कर लो इसे, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा 200 समथिंग। ठीक है, कितना मिल जाएगा 200, ये इधर आया तो क्या बन जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा डिवाइड बाय, तो बन जाएगा ये 200 आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Hg2Cl2 इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन विल बी Hg2Cl2 इज 80% आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो Hg2Cl2 है वो 80% आयनाइज्ड हो जा रहा है इसके सॉल्यूशन में। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑफ दिस एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, I पूछा जा रहा है। ठीक है, I इसके लिए पूछा जा रहा है। अब देखो Hg2Cl2 अगर हम रिएक्शन लिखवाते हैं, यहाँ पर
+2 और यहाँ पर 2Cl-। ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब वॉन ऑफ की बात करें तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा माइनस 1, ठीक, अल्फा n-1। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो फटाफट। अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा कितना दे रखा है, 80% आयनाइज्ड हो जा रहा है, यानी कि अगर हम वैल्यू वाइज देखें, ये परसेंटेज दे रखा है, वैल्यू वाइज 0.8 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0.8 और n यहाँ पर कितना है, n है आपका 3 माइनस 1, ठीक है, कितना आ गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक। सॉल्व करो इसे, 1 प्लस 0.8 इंटू 2 बन गया ये, ठीक। तो ये 1.6 में 1 जोड़ दो, 2.6 समथिंग आएगा आंसर, ठीक। ये कितना बन गया 1.6 हो गया, इसमें प्लस कर दो 1, कितना आ गया 2.6, ठीक है। 2.6 इज द राइट आंसर। तो 87 का सेकेंड आंसर इज क्लियर ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of mercury at 373 Kelvin, the mole fraction of solute, यानी कि solute के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो फॉर्मूला इसका भी आपको होता है कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ की अगर लगाएं तो वो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी आपने यूज किया है ये होता है मोल फ्रैक्शन, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो यानी कि 760 कर दो, यहाँ पर 760 माइनस 750 दे रखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा 760, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप रखोगे इक्वल टू, ठीक, अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो अगर इसी को सॉल्व करो और बताओ क्या हो जाएगा। जब आप इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बन गया, ये 10 बन गया अपॉन 760 बन गया, 0 से 0 1/76। तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही फ्रैक्शन आंसर मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट ही हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। क्लियर, इतना समझ आया। तो यानी कि 88 का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच सॉल्यूशन विल शो द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। मैक्सिमम वेपर प्रेशर इनमें से कौन शो करेगा। तो जिसके नंबर ऑफ मोल अगर हम देखें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो अगर सब में यहाँ पर देखो ये 1% दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा 180। ठीक, सेम यूरिया के लिए अगर करो 1 यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, यहां से निकाल लो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 60। ठीक, सेम सुक्रोज के लिए करो 1 ये हो जाएगा 342 होता है इसका। अब देखो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू यानी कि सबसे लोएस्ट ये आएगा, सबसे लोएस्ट ये आएगा, यानी कि इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर मैक्स होगा। तो आंसर क्या हो गया 1% सुक्रोज, 1% सुक्रोज यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि अगर हम मैक्सिमम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन हमसे मैक्सिमम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे या फिर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वही हाईएस्ट या मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 1% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, Q डायरेक्टली हमारा 0 है और फ्री एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, Q तो 0 है सभी को पता है, फ्री एक्सपेंशन W यहाँ पर 0 हो जाएगा और एडियाबेटिक है यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा हमारा सेट है इसमें जो तीनों 0 है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो तो ये गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, T हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ये क्या है, ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है जहां पर तीनों कंडीशन क्या है 0 है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज
द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो यानी कि 90 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 कह रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर क्या हो रहा है 4H जो कि गैसेस में है 2H2, जिसके लिए एंथैल्पी क्या है यहाँ पर डेल्टा H क्या दे रखा है -1869.5 किलो जूल। ये है, ये कह रहा है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी होगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम H2 को रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर 2H मिलेगा, ठीक। सेम अगर इसी रिएक्शन को 2H, अब इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि एक के लिए इतनी है, तो यहाँ पर जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमें पता चल जाएगा। तो डिवाइड करोगे 2 से तो 2, यहाँ पर आ गया 4 3 और ये कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक। 4 3 4, देखो कौन सा आंसर मिल रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन। यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट में वैल्यू आ रही 8 लास्ट में किलो जूल, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर रेस्पेक्टिवली 393.5 और -283 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल विल बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए एंथैल्पी क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हुई, कार्बन और द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन की बात हो रही है, यानी कि कार्बन का कंबशन कराया, ठीक। कार्बन का जब हमने कंबशन कराया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जिसके लिए एंथैल्पी क्या है, इसे फर्स्ट इक्वेशन माना, इसके लिए एंथैल्पी है -393.5, ठीक, किलो जूल। अब यहाँ पर कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का भी करवाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कराओ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन के लिए एंथैल्पी क्या दे रखी है, -283 दे रखी है। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो हमें एक फाइनल मिलेगी जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 1 - 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C और प्लस हाफ, देखो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मिलेगा क्या लास्ट में, C ½ O2 और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा। अब इसके बाद ये बताओ, जब हमने इसे माइनस किया है तो वैल्यूज भी तो माइनस हो जाएंगी, तो -393.5 -283, ठीक। सॉल्व कर लो इसे, -393.5 माइनस माइनस प्लस, ठीक, कितना हो गया ये, यहाँ पर माइनस दे रखी ना तो दोनों वैल्यू 283, तो माइनस कर दो फटाफट। माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ी वैल्यू तो आने नहीं वाली है, ठीक, आएगी कोई छोटी ही वैल्यू, तो यानी कि 110 माइनस या 110 प्लस में, तो देख लो कौन सा यहाँ पर बड़ा है साइन, बड़ी वैल्यू का, ठीक। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस का 110 बन जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये कह रहा है कैलकुलेट द फ्री एनर्जी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि डेल्टा जी की बात कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा है एट 300 केल्विन गिवन एंथैल्पी कितनी दे रखी है यहाँ पर 145.6 किलो जूल पर मोल एंड एंट्रोपी दे रखी है, एंट्रोपी चेंज जो है 116 जूल किलो इनवर्स मोल, ठीक। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, हमें ये फाइंड आउट करना है। डेल्टा एच की वैल्यू है 145.6 माइनस टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 दे रखा है, एंट्रोपी कितनी दे रखी है 116 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या करो, ये किलो जूल है ना तो इसमें इंटू 10⁻³ लगा दो, ठीक है। अब अच्छा देखो इनको सेम एकदम सेम इनको ट्रीट करना है, तो 145.6 इंटू 10⁻³ माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर
इसका मल्टीप्लाई कराओ और 10 टू द पावर में ही इसको भी चेंज करो। तो जब आप इसे चेंज कर रहे होगे तो ये कुछ बनेगा आपका 34,800, ठीक। तो 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है, 1 2 3, तो 34.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ये बनेगा। तो बन जाएगा 34.8 इंटू 10 टू द पावर 3। इतना माइनस कर दो, पावर एज इट इज रहने दो क्योंकि आंसर किलो जूल में दे रखे हैं। तो माइनस करो, माइनस में ही वैल्यू, अगर हम माइनस करें यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, तो प्लस में आएगी देखो, क्योंकि 145 है ये, उधर 34 है। तो जब आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 1110 समथिंग, है ना, 1110 ही बनेगा जहां तक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1110.8, ठीक, क्योंकि बाकी कोई आंसर मैच ही नहीं हो रहे हैं। ये हो नहीं सकता, इतना कम होगा नहीं माइनस होने पर, ये बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या ऑप्शन नंबर 1। तो 110.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 94, ये बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 बार टू फाइनल प्रेशर इज 0.1 बार एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, इन्होंने पूछा है कि वर्क डन बताना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, यानी कि W पूछा जा रहा है और जिसके लिए प्रेशर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि डेल्टा U 0, तो Q बराबर माइनस W, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी W बराबर माइनस Q हो गया, इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर। डेल्टा U क्या हो गया आपके यहाँ पर 0, तो माइनस Q बराबर W। अब देखो यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए हो गया, फॉर्मूला क्या लगाओगे, W रिवर्सिबल के लिए बन जाएगा 2.03303 माइनस का nRT, ठीक, इनटू लॉग है, इनटू लॉग P1 बाय P2, है ना, यही तो लगाओगे। तो लॉग P1 बाय P2। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो W वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन निकालने के लिए जब आप वैल्यूज रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस 2.303, और मोल देखो दे रखा है यहाँ पर 1 मोल दे रखा है, वो देखो 1 मोल लिखा है 1, R की वैल्यू 8.314, T कितना दे रखा है आपको, T 273 दे रखा है, इनटू लॉग P1 क्या दे रखा है, P1 1 बार है, अपॉन P2 क्या है 0.1। तो ये क्या हो गया, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, log 10 कितना हो गया 1 हो गया। तो इससे कोई फर्क अब पड़ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे। आपको ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या करना है, इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 52.7 समथिंग वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये माइनस में मिलेगी, माइनस, ठीक, यहाँ पर देखो प्लस में है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में जो वैल्यू है ना सेम ही है, बस यहाँ पर क्या है 5227.6, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ आया इतना, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं, यानी कि 94 तक के क्वेश्चन क्लियर हैं आप सभी को। चलो नेक्स्ट 95, यहाँ पर गिवन दैट रिएक्शन दे रखी है ग्रेफाइट का, यहाँ पर कंबशन कराया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, जिसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या है 1110.5 माइनस किलो जूल पर मोल। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जिसके लिए एंथैल्पी चेंज है माइनस 282.8 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस, ये रिएक्शन दे रखी है और बोला जा रहा है इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या होगी। तो दोनों को उठाओ, ये दोनों रिएक्शन, जहां पर अगर हम इन दोनों रिएक्शन की बात करें और इनको उठाकर क्या करो ऐड कर दो दोनों को, ठीक। जब आप इन्हें ऐड करोगे, वैल्यूज को ही ऐड करो, जब ऐड कर रहे हो तभी तो ये आना है। अब इनको ऐड करोगे वैल्यूज को तो माइनस 110, ठीक, 0.5 प्लस ये कितना है माइनस 282.8, ठीक। अब यहाँ पर और सॉल्व करो तो 110.5 माइनस का 282.8, ठीक है। तो यानी कि आफ्टर ऑल ये क्या होने वाले हैं, ऐड ही होने वाले हैं। तो जब ये ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू बिगर देन दिस होगी, ठीक है, बिगर देन दिस होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 393.3 किलो जूल। हम
कुछ ऑप्शन को तो देखकर भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन दोनों को प्लस करोगे, यहाँ पर प्लस ही तो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 182 तो नहीं आने वाला किसी भी कंडीशन में। आएगा क्या, 393 आएगा। साइन हमको पता है, माइनस लगा दिया, आंसर हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आई यहाँ तक की चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 96, ये कह रहा है एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज टेकन एज 0। दिस लॉ इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी लाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंट्रोपीज के लिए क्या, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 डिग्री केल्विन इज टेकन एज 0। दिस इज नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी कि 96 क्लियर है। 97 ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट फैक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला सही है हमारा। अब ये फॉर्मूला दे रखा है और बोला क्या है, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम के लिए बोला जा रहा है, तो आइसोथर्मल यानी कि डेल्टा यू तो 0 हो गया। अब डेल्टा यू 0 है तो याद करो हमने इंथैल्पी चेंज का एक फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक, ये पढ़ा था। ये 0 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आइसोथर्मल के लिए तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, डेल्टा यू 0 रखा। अगर पीवी की बात करें तो आइडल गैस है, आइसोथर्मल है, ये भी 0 हो गया। तो डेल्टा एच क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा एच जल्दी बताओ, वो भी तो 0 हो गया, डेल्टा एच भी तो 0 हो गया। अब याद करो ये फॉर्मूला अपना जो लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को लिखो, क्या हो जाएगा, जब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे जो हमारा रियल फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से ये माइनस टी डेल्टा एस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन बन के आएगी, ना कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ सभी को, यहां तक की चीजें क्लियर है, तो यही हमारा इनकरेक्ट फैक्ट है। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा जी हैज यूनिट्स ऑफ एनर्जी। गिब्स फंक्शन जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, राइट है, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। डन, चलो नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन कह रहा है अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड एंड इज अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अगर चीजें जितनी ऑर्गेनाइज्ड होंगी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक एग्जाम्पल दे दिया है, कह रहा है कि लिक्विड है, ठीक है। अब वो लिक्विड क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, सॉलिड में, तो वहां पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि सॉलिड में सारे पार्टिकल्स इन अ मैनर्ड फॉर्म रहेंगे, अरेंज्ड फॉर्म में रहेंगे ना। तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हुई, डिक्रीज हुई। असर्शन सही है, रीजन क्या दिया जा रहा है, इन क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डर्ड मैनर। जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, अरेंज्ड मैनर होता है। समझ आया, क्लियर है इतना। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। डन, क्लियर। चलो यानी कि अब हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गिवन रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है मान लो, जिसके लिए एंथैल्पी चेंज दे रखा है 35.5 किलो जूल पर मोल, एंट्रोपी चेंज दे रखी है 83.6 जूल पर यहाँ पर, और द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। आपको एज्यूम करना है डेल्टा एच और एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ये आपको अज्यूम करना है। अब देखो फॉर्मूला हम सभी जान चुके हैं, टेम्परेचर पूछा जा रहा है और ये पीवाईक्यू है, ये लास्ट ईयर नीट में आया था, 2017 में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कंडीशन देके कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक। अब देखो यहाँ पर मतलब किस टेम्परेचर पर ये
नॉट वेरी विद टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट बने, डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप सभी को पता है, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, बात इनकी करी गई है। अब इतना तो पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें इसको नेगेटिव करना है, मान लो अगर इसे नेगेटिव करना है, तो क्या हम इस कंडीशन को ग्रेटर देन दिस कर सकते हैं। ठीक, समझना इक्वेशन क्या कह रही है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इस फॉर्मूले से ही ये कंडीशन बन रही है, इस फॉर्मूले से ही कंडीशन, इसको निगेटिव होना है ना, इसको निगेटिव होना है। ठीक, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब टेम्परेचर इसके लिए ग्रेटर कैसे होगा, फाइंड आउट कर लो। वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच की 35.5 अपॉन यहाँ पर 83.6। डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, इसमें 10 टू द पावर 3 भी कर लो, क्योंकि किलो जूल की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो आपका 425 से ज्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, 425 केल्विन से ज्यादा का होगा। समझ आया, क्लियर है इतना, आंसर क्लियर है। चलो, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 99 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है। ये बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है, कंडीशन दे रखी है कि टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट करेगा, या फिर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, या डी कलरलेस मतलब कलरलेस हो जाएगा लिटमस पेपर, ये डज नॉट अफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब FeCl3 क्या है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, तो जाहिर सी बात है एसिडिक जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो आंसर हमें यहीं से मिल गया, ब्लू से रेड। ठीक, तो रेड में टर्न हो जाएगा, टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, या टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। क्या होगा आंसर, थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ये बोल रहा है टर्न्स ब्लू लिटमस, यानी कि लिटमस पेपर जो है वो ब्लू है, उसको क्या कर रहा है, रेड में टर्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक, अब अगर रिएक्शन भी देखना चाहोगे ना, तो यहाँ पर ये एसिडिक क्यों है, एसिडिक क्यों है इसका भी रीजन है। यहाँ पर बनता क्या है, FeCl3 प्लस H2O। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हमें मिलता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस मिलता है FeOH का होल थ्राइस। रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, रिएक्शन बैलेंस करो, यहाँ पर आपका लग जाएगा 2 FeCl3, ठीक है, और ये हो जाएगा 6। आप बैलेंस करो इसे, H कितने होने चाहिए वहां पर, HCl 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, और ये 2, क्योंकि Fe2 है। रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक इन नेचर होगा, और जब एसिडिक इन नेचर होगा तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया, चलो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। हमारा 76 से 100 तक का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।